जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 28 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो अध्यक्ष थे यासीन मलिक, उसको उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है। उसको दोषी पाया जा चुका है एनआईए की कोर्ट में। अब कोर्ट का कहना है कि हुर्रियत भी है आतंकवादी संगठन, आतंकवादी समूह है हुर्रियत। आपको याद होगा कि जब भी हुर्रियत पाकिस्तान के कोई भी नेता इंडिया आते थे या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते थे तो वो कहते थे कि हमें हुर्रियत से मिलना है, और हुर्रियत के नेता दिल्ली आकर के पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वगैरह से मिलते थे। तो इस तरह की छूट हुर्रियत को दिया गया है। अब कोर्ट की जो ये टिप्पणी है किस संदर्भ में, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कानून। कोर्ट की यह टिप्पणी है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम उपा, जिसे हम लोग कहते हैं, कि धारा 20 के तहत कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि हुर्रियत भी आतंकवादी समूह है। इस आर्टिकल में ये प्रोविज़न किया गया है कि आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने उसके लिए पर्याप्त सबूत है कि हम साबित कर सकते हैं कि हुर्रियत एक आतंकवादी संगठन है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये अधिनियम, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उपा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। यासीन मलिक के संदर्भ में भी और हुर्रियत के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अधिनियम पूछा जा सकता है। हमारे पास जो मूल कानून है उपा को लेकर के, उपा का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1969। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, अब हो गया है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था। हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2019। तो ये बेसिकली 1967 का जो कानून है उसमें संशोधन करता है। गैर कानूनी गतिविधियों से तात्पर्य उन कार्रवाइयों से है जो व्यक्ति संगठन द्वारा देश की अखंडता और संप्रभुता को भंग करने वाली गतिविधियों को बढ़ाता है। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी व्यक्ति या संगठन निर्दिष्ट कर सकती है अगर वह आतंकवादी कार्रवाई में भाग लेता है, आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, आतंकवाद को बढ़ाता है या अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है, तो उस संगठन को या उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इन संशोधन का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच, अभियोजन की सुविधा प्रदान करना तथा आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे व्यक्ति को आतंकवाद घोषित करने का प्रावधान करना। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ बस आपको कि उपा का जो एक्ट आया था 1967 का हमारे पास कानून है। 2019 में आखिर क्या सुधार किया गया इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। 1967 का जब ये कानून आया था उस समय में हमने बस ये प्रोविज़न किया था कि हम किसी संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं, व्यक्ति को नहीं। यानी किसी संगठन को हम कर सकते थे, व्यक्ति को नहीं। तो 2019 में अमेंडमेंट करके बस ये संशोधन किया गया है कि अब हम किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। जैसे याद कीजिए आप कि मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए हमें कितना मशक्कत करना पड़ा था। हम यूनाइटेड नेशन में गए थे और कितने मशक्कत के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा हम उसे आतंकवादी घोषित कर पाए। लेकिन उस समय में भी हमारे पास ये शक्ति नहीं था कि हम खुद उसे आतंकवादी घोषित करें। तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट करके ये प्रोविज़न किया गया है कि आप किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। और इसकी जांच एनआईए करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जांच करती है, उसकी संपत्ति वगैरह जब्त कर सकती है। ये सारा का सारा काम एनआईए कर सकती है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 33 साल पहले हुए अपहरण के मामले में रूबिया सईद तलब। देखिए, रूबिया सईद जो है हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री थे। 1989 के आसपास वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये भारत के गृह मंत्री थे। इनकी बेटी 33 साल पहले 1989 में 33 साल पहले, ये देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, ये डॉक्टर रूबिया सईद हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर के थे और भारत के गृह मंत्री रह चुके थे 1989 में। जिस समय में वो गृह मंत्री थे उस समय में इसे कुछ आतंकवादियों ने
इसकी अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद भारत सरकार से डिमांड किया कि कुछ आतंकवादियों को छोड़ा जाए और कुछ आतंकवादियों को छोड़ने के बाद इनकी रिहाई किया गया। तो अब ये एनआईए जांच कर रही है कि क्या ये जो अपहरण हुआ था वो फेक अपहरण था या रियल अपहरण था। तो इसकी भी जांच एनआईए कर रही है। अब सोचिए 33 वर्ष के बाद भारत के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी का अपहरण किया गया था और अब एनआईए जांच कर रही है क्या ये सही में अपहरण हुआ था या फेक अपहरण हुआ था। मेरा सपना हर हाथ स्मार्टफोन, हर खेत में ड्रोन, मोदी। भारत ड्रोन महोत्सव की शुरुआत प्रगति मैदान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ड्रोन पॉलिसी सरकार लेकर आई थी वर्ष 2021 में। सरकार ने ड्रोन पॉलिसी लेकर आई थी जिसे हम कहते हैं न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें 5 श्रेणियों में बांटा गया ड्रोन को। पहला श्रेणी में ड्रोन जिसका वजन 250 ग्राम से कम होगा, दूसरा में 250 से लेकर 2 किलो तक होगा, तीसरा जो स्मॉल होगा उसमें होगा 2 किलो से लेकर के 25 किलो, चौथा होगा 25 किलो से लेकर 150 किलो और 5वां श्रेणी में होगा ड्रोन जिसका जो 1.5 किलो से अधिक का होगा, 150 किलो से अधिक का होगा। इस तरह से 5 श्रेणी में ड्रोन को विभक्त किया गया, बांटा गया। अब एयर स्पेस के 3 जोन उड़ेंगे, 3 जोन होंगे सॉरी। एक तो रेड जोन होगा, एक येलो जोन होगा, एक ग्रीन जोन होगा। रेड जोन में किसी भी तरह का कोई भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगा। जहां पे रेड जोन हो जाएगा, जहां पे मान लीजिए सरकार ने घोषित किया है कि ये रेड जोन है, जैसे राष्ट्रपति भवन के ऊपर से आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। संसद भवन, उसको भी सरकार ने रेड जोन घोषित किया है, वहां से आप कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। येलो जोन वो जोन होगा जहां पे नियंत्रित हवाई क्षेत्र होगी, उड़ान से पहले वहां पे अनुमति लेना होगा। वहां उड़ा सकते हैं लेकिन उड़ाने से पहले आपको अनुमति लेना होगा। और ग्रीन जोन और नियंत्रित हवाई क्षेत्र होगा, स्वचालित अनुमति होगी, वहां उड़ाने के लिए कोई अनुमति नहीं आपको चाहिए। आप अपने खेत में उड़ाइए, आप अपने घर पे उड़ाइए, तो वहां पे उड़ाने के लिए आपको कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नो ड्रोन जोन भी होगा, कुछ विशेष जगह जहां पे ड्रोन संचालन की अनुमति नहीं होगी, राइट। जैसे राष्ट्रपति भवन वगैरह, आई थिंक ये नो ड्रोन जोन के तहत आएगा। रेड जोन हो गया कि कोई विशेष जगह सरकार घोषित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का अगर ऑफिस वगैरह हुआ तो वहां पे सरकार उस जगह को रेड जोन घोषित कर दिया है, तो वहां से आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। 250 ग्राम से ऊपर वजन वाले ड्रोन उड़ाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो रिहायती इलाकों में बिना ड्रोन अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। जो विशिष्ट इलाका है वहाँ पे ड्रोन बिना अनुमति के नहीं उड़ा सकते हैं। एयरपोर्ट या हेलीपैड के 5 किलोमीटर के आसपास ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। सेंसिटिव जोन या हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाके में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। सरकारी ऑफिस, मिलिट्री स्पॉट, हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तट रेखा, सचिवालय परिसर के पास ड्रोन उड़ाना वर्जित है। ड्रोन उड़ाने वालों कम से कम 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति होना चाहिए जो ड्रोन उड़ाएंगे। सभी ड्रोन एक लाइसेंस प्लेट के साथ उड़ाए जाएंगे जिससे ऑपरेटर का नाम होगा और उसके कांटेक्ट करना है ये लिखा हो, ठीक है। तो जो भी ड्रोन उड़ाएंगे उसमें जो उसका ऑपरेटर है उसका नाम होना चाहिए सरकार के पास। एक से अधिक अनमैन्ड ऑटोमेटिक व्हीकल या ड्रोन एक बार में नहीं उड़ा सकते हैं, एक बार में सिर्फ एक ही आप उड़ा सकते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के 50 किलोमीटर के अंदर ड्रोन उड़ाने की अनुमति आपको नहीं मिलेगा। समुद्र से 500 मीटर किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। समुद्र से 500 मीटर दूरी ही ड्रोन उड़ा सकते हैं। विजय चौक दिल्ली से 5 किलोमीटर के अंदर ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। नेशनल पार्क, पब्लिक स्पॉट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि में ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ प्रोविज़न किया गया था और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसको लेकर के बहुत डिटेल प्रोविज़न किया गया था। मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ड्रोन पॉलिसी 2021 में जो सरकार लेकर आई थी। देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर के सरकार ने एक विशेष समिति का गठन कर दिया और ये विशेष समिति जो सरकार ने गठन किया है ये डिसाइड करेगी कि आखिर उसका ड्राफ्टिंग क्या होना चाहिए।
किस तरह से समान नागरिक संहिता हो सकता है या उसका ड्राफ्टिंग क्या हो सकता है। इस विशेष जो समिति बनाया, विशेषज्ञ की समिति बनाया है, इस समिति में इसको लीड कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जो है, इनकी अध्यक्ष हैं। और वहीं बेसिकली डिसीजन लेंगे कि किस तरह से कमेटी बनेगी, किस तरह से समान नागरिक संहिता जो है उसका ड्राफ्ट बन सकता है या किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गीतांजलि ने हिंदी को दिलाई बुकर की विजयश्री। तो हिंदी भाषा के लिए पहला बुकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो मिला है, बुकर पुरस्कार जो मिला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है, वो मिला है गीतांजलि को। गीतांजलि श्री इनका ये जो है गीतांजलि श्री हैं। इनकी किताब काफ़ी चर्चा में अब आ गई है। रेत समाधि इनकी किताब है। और चूंकि हिंदी भाषा में ये नहीं दिया जाता, अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा की किताबों को ये दिया जाता है पुरस्कार, बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो किया था टूम्स ऑफ सेंट नाम से किया था, और ये इसके अंग्रेजी अनुवादक हैं, राइट। तो इन्हें जो है मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के लिए काफ़ी शानदार कह सकते हैं कल का दिन रहा है, और निश्चित तौर पे हिंदी भाषा के लिए पहला ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। हिंदी भाषा का मूल रूप से चूँकि इसकी रचना हिंदी भाषा में रही है, रेत समाधि इन्होंने हिंदी में लिखा था, बाद में इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेट इन्होंने किया था, लेकिन मूल रूप से रचना ये हिंदी भाषा में लिखा गया। तो हिंदी के लिए कल का दिन काफ़ी सम्मानित दिन था जब हिंदी के एक रचना के लिए, रेत समाधि के लिए मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की घोषणा किया गया गीतांजलि श्री को। इनका नाम है गीतांजलि श्री। गाय के गोबर से धर्म कर्म की परंपरा निभा रहे आईटी के छात्र। देखिए, प्रोजेक्ट अर्थ एक शुरुआत किया है दिल्ली आईआईटी के बच्चों ने, और साथ ही साथ नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विद्यालय जो है उनके बच्चों ने, दोनों मिलकर प्रोजेक्ट अर्थ की शुरुआत किया। तो ये सब आपको घड़ी दिख रहा है, ये घड़ी बेसिकली गोबर से बना है, और साथ ही साथ इसमें मधुबनी पेंटिंग किया है। तो इस तरह से गोबर का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, किस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए प्रोजेक्ट अर्थ की शुरुआत इन लोगों ने किया है, ताकि गोबर से बने हुए वस्तुओं को बेचा जा सके मार्केट में, अधिक से अधिक कीमत पर उसे बेचा जा सके और उसमें मूल्य क्रिएट किया जा सके। तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक कदम है प्रोजेक्ट अर्थ। याद रखिएगा, दिल्ली आईआईटी के बच्चों ने और साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चों ने मिलकर ये किया है। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा की गारंटी है भारतीय नौसेना की तैयारी। अगेन पूरा का पूरा पेज ये जो डेडिकेटेड है, अधिकतर न्यूज़ यहाँ पे ड्रोन को लेकर के है। ये भी आपदाओं के बचाव दल की मदद करेगा। नवक्षेत्र, तो नवक्षेत्र भी ये ड्रोन है जो आपदा का जो है बचाव है उसका प्रयोग करेगा, और ख़ास करके बिहार में इसका प्रयोग अधिक से अधिक होगा, क्योंकि बिहार में जो कोसी का बाढ़ आता है उस बाढ़ के समय में ये कंट्रोल कर सकता है। ये जो नवक्षेत्र है एक तरह से ड्रोन है, ये उसके कंट्रोल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन निगरानी जरूर कर सकता है। देखिए, आपदा के समय में क्या होता है कि जो तटबंध होता है उस तटबंध को लोग तोड़ ना दे, या कुछ शरारती तत्व जो है उस तटबंध को तोड़ ना दे, इसके लिए ड्रोन का प्रयोग हो सकता है। और विशेषकर नवक्षेत्र ड्रोन का प्रयोग आपदा के समय में हो सकता है। इसको कोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए, ये जो समिति है, यही समिति उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, और यही समिति बेसिकली डिसाइड करेगी कि समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना। एक ड्राफ्ट बनाएगी, ड्राफ्ट सरकार को देगी, सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी, और उसके बाद उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, और पारित होने के बाद राज्यपाल के सिग्नेचर के साथ ही समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। तो इसके लिए जो कमेटी गठित किया गया है, उस कमेटी को लीड कर रही है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई चर्चा में क्यों हैं? तो एक तो रीज़न ये है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रह चुकी थी, और हाल में ही इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। दूसरा चर्चा में ये रह चुकी थी क्योंकि आज से आई थिंक 2019 में जब लोकपाल की नियुक्ति होनी थी, तो लोकपाल के खोजबीन समिति के भी ये हेड रह चुकी हैं।
तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस कमेटी को भी लीड कर रही हैं। देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बदलेगी ई कचरे से निपटने की पूरी रणनीति। ई कचरा क्या होता है? ई कचरा होता है कि आपका जो लैपटॉप है, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, उस सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और उपकरण जब समाप्त मतलब काम करना बंद कर देता है तब आप उसको फेंक देते हैं, तो उसी को ई कचरा कहा जाता है। तो उसमें तरह तरह के गैस निकलता है और वो गैस कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि कहीं ना कहीं ई कचरे से निपटने का प्रबंध किया जाए। जो साधारण कचरा होता है उसके साथ हम उसे नहीं फेंक सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में 11 लाख टन ई कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें सिर्फ 10% का ही रिसाइकल हो पाता है। तो इसलिए इसके रिसाइकल करने की आवश्यकता है। इसका कैसे रिसाइकल किया जाए इस बात पे जोर देने की आवश्यकता है। अब देखिए ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 में आया था और इस नियम से संबंधित यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था, मैं चर्चा कर दूंगा आपके साथ। तो इससे जो है ई कचरा नियम जो लाया था बेसिकली वो लाया था पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ये अधिसूचित किया गया था, बेसिकली इसे लाया गया था। इस नियम से पहले ई अवशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 लागू था। इस नियम के तहत पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के निर्माताओं को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी, देखिए ईपीआर का कॉन्सेप्ट था। और इसी टर्न पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि आखिर ईपीआर क्या होता है और ईपीआर का नियम कहाँ से आया, किस एक्ट में ईपीआर का नियम आया था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक 2019 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। ईपीआर का मतलब होता है, एक सेकेंड, ओके, ईपीआर का मतलब होता है विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईपीआर विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक कंपनी है सैमसंग, ठीक है, सैमसंग मान लीजिए कोई उत्पाद बनाती है, तो सैमसंग उत्पाद बनाने के बाद मुझे बेचती है और कल के डेट में अगर मुझे फेंकना होगा तो सैमसंग की जिम्मेदारी होगी कि मुझसे कचरा वो कलेक्ट कर ले, या मैंने जो मान लीजिए सैमसंग का मान लीजिए टीवी मैंने खरीदा, वो टीवी मेरा बेकार हो गया, मैं उसे फेंकना चाहता हूँ, तो सैमसंग मेरे यहाँ से कलेक्ट करके उसका रिसाइकल करेगी, ये सैमसंग की जिम्मेदारी होगी। इसी कहा गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो कचरा बनाएगा वही कचरा का संग्रहण करेगा और वही कचरा का निस्तारण भी करेगा। इसी को जिम्मेदारी दिया गया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को कहा गया। और ये ई कचरा नियम 2016 में किया गया था। अब देखिए सरकार क्या संशोधन लेकर आने वाली है। सरकार ये संशोधन लेकर आने वाली है 2022 में। सिंपल एक सोल्यूशन ये है इसका कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो बेंगलोर की कंपनी है और ई कचरा बन रहा है आपको लद्दाख में, तो बेंगलोर से लद्दाख जाकर के वो कचरा कैसे कलेक्ट करेगी? तो ये थोड़ा टफ टास्क है। तो इसके लिए एक नियम सरकार लेकर आ रही है। तो एक काम कीजिए, जितना कचरा आपने बनाया या जितना मान लीजिए वस्तु आपने बनाया, मान लीजिए कि आप एक टन कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं या 1 टन का सामान बेच रहे हैं, आपको पता है कि 5 साल के बाद वो कचरा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 टन कचरा का आप निस्तारण कर दीजिए। किसी भी कंपनी का हो, 1 टन कचरा का आप निस्तारण कर दीजिए। सरकार आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी कि हाँ आपने जितना कचरा बनाया था उतना का आपने निस्तारण कर दिया है, उतना को आपने रिसाइकल कर दिया है। ये बेसिकली चेंज किया गया, राइट। तो एक छोटा सा चेंज है कि अब पहले था कि जो कंपनी कचरा बना रही है वही कलेक्ट करेगी, अब ये था कि कंपनी जितना कचरा बना रही है उतना किसी भी कंपनी का कलेक्ट करके उसका रिसाइकल कर दे। देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट होता है लेकिन काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सत्ताईस करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिक पोर्टल पे पंजीकृत केंद्र।
मुझे याद है कि मैंने आज से 2 या 3 महीना पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उस समय में लगभग 19 करोड़ लोग जो है इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड किए थे। सरकार असंगठित क्षेत्र को लेकर के एक पोर्टल लेकर आई है, इसे कहा जाता है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल। अब पूछिए इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, हमारे देश में 90% से अधिक जनसंख्या या अधिक कार्मिक जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई पान वाला का दुकान हो गया, या दिल्ली में जाकर के बहुत सारा लेबर जो है काम करता है कहीं जहाँ पर लेबर लॉ लागू नहीं होता वहाँ काम करता है। चाय की दुकान पर काम करेगा तो वो क्या हो गया, असंगठित हो गया। तो 90% से अधिक कामगार असंगठित में काम करते हैं। मान लीजिए जूस की दुकान पे काम हो गया, चाय की दुकान पे हो गया, इस तरह से क्षेत्र में वो काम करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो कोरोना की महामारी हुई उस समय में लाखों श्रमिक हमारे जो है लौट रहे थे, बिहार लौट रहे थे, यूपी लौट रहे थे, मध्य प्रदेश लौट रहे थे। सरकार उनकी मदद चाहती थी करना, बावजूद सरकार उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास डाटा ही नहीं था। सरकार के पास एग्जैक्ट पता नहीं था कि इतना श्रमिक यहाँ है, इतना श्रमिक यहाँ है, इतना श्रमिक यहाँ है। सरकार के पास उसका बैंक डिटेल नहीं था, ताकि उनके बैंक डिटेल रहता तो मान लीजिए उसके अकाउंट में पैसा भेज देती सरकार। तो इसलिए उसके बाद कोरोना के बाद सरकार जगी और सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। ई श्रम पोर्टल पे बेसिकली जो श्रमिक होते हैं उसको रजिस्टर करना होता है। पंजीकृत कराने के बाद श्रमिकों को दुर्घटना बीमा योजना में 2 लाख रुपए तक का मिलता है, कवर मिलता है। यानी आपने पंजीकृत करवाया, किसी वजह से आपकी दुर्घटना हो गई तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। जब पोर्टल आया था उस समय में लगभग 5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हो गए थे 2 महीने में, और अभी आज का डाटा है कि 27.45 लाख करोड़, लगभग 27.5 करोड़ लोग इस पर पंजीकृत हो चुके हैं। और जो लोग इस पर पंजीकृत हो चुके हैं, जो असंगठित क्षेत्र के लोग इस पर पंजीकृत हो चुके हैं, उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल से भी लाभ मिलेगा। तो कई सारे लाभ उन्हें दिया जाएगा। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए भारत तैयार। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह कहा है कि मंकी पॉक्स से निपटने के लिए भारत सरकार तैयार है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बेसिकली भारत की एपेक्स संस्था है, जो कोरोना वगैरह के समय में भी सारा काम कर रही थी। वैक्सीन कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, या उसके लिए जो नियमन लाना था, वो सारा का सारा काम जो है ICMR कर रही थी। देखिए, BSF ने प्रशिक्षित किया देश का पहला ड्रोन डिटेक्टर स्वान। स्वान मतलब होता है कुत्ता। तो ड्रोन को डिटेक्ट करने वाला कुत्ता को जो है प्रशिक्षित किया है BSF ने। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखिएगा, ये जो हमारा देश है भारत, इसके इधर जो है गोल्डन ट्रायंगल है, और इसके इधर जो है अर्धचंद्र क्षेत्र, गोल्डन अर्धचंद्र क्षेत्र है। गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आता है, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड। और अर्धचंद्र क्षेत्र जो है इसमें 3 देश आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये दोनों ही जगह बेसिकली जाना जाता है कोकीन के लिए, ड्रग्स के लिए। ड्रग्स का खूब उत्पादन होता है यहाँ पे। तो इधर से भी हमारे यहाँ ड्रग्स आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, और ख़ास करके ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स आ रहा है। होता क्या है, ड्रोन का यूज करके जो है, मान लीजिए पाकिस्तान सीमा है तो वहाँ पे ड्रोन का यूज करके जो है ड्रग्स जो है इधर भेज दिया जाता है, सीमा को पार करवा दिया जाता है, फिर ड्रोन चली जाती है। बाद में जो इधर जो तस्कर होते हैं वो ड्रोन वो जो है उस जो ड्रग्स है उस ड्रग्स को लेकर चला जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ड्रोन से तस्करी ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने ऐसे डॉग को प्रशिक्षण दिया है, जो ड्रोन आते ही पहचान लेगा कि यहाँ पे ड्रोन है, राइट, और उस पर जो है पहचान करके कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं भोंकेगा या कुछ करेगा, ताकि जो है कहीं ना कहीं हमारे मिलिट्री को इसकी सूचना हो कि भाई ड्रोन हमारी सेना में घुस चुका है। तो इस तरह का काम सरकार कर रही है, कुत्ते को प्रशिक्षित कर रही है ताकि वो ड्रोन को पहचान सके। दिसंबर तक पटरी पे लौटेगी देश की पहली सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी। 16 कोच वाली गति शक्ति ट्रेन जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर होगी। ये देश की पहली मालगाड़ी हाई स्पीड ट्रेन होगी जो दिसंबर तक पटरी पे दौड़ेगी।
देखिए यहाँ पे गीतांजलि श्री के बारे में दिया हुआ है। इनकी जो किताब है रेत समाधि, उसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है। इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा, अच्छी न्यूज़ है, पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना महंगाई को लेकर के। देखिए महंगाई अगर आप देखिएगा देश में अभी, तो अप्रैल 2022 में सीपीआई है 7.79%, जो मई 2014 के बाद सबसे अधिक है। और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स है 15.04%, जो दिसंबर 1998 के बाद सबसे अधिक है। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों देश में अधिक है। सीपीआई के लिए उर्जित पटेल समिति बनी थी, जो कहा था कि सीपीआई को 4% होना चाहिए, या ±2 कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 6% तक जा सकते हैं और मिनिमम आप 2% तक जा सकते हैं, लेकिन 4% आइडल कंडीशन है जो सीपीआई रहना चाहिए। तो अगर इनकी माने तो 6% से अधिक सीपीआई किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। उसको भी एक्सटेंड कर दिया है अभी वर्तमान में, 8% के अप्रॉक्स में सीपीआई आ गई है। तो देश में महंगाई बढ़ रही है, ये हमारे पास पर्याप्त डाटे हैं, हम लोग देखते भी हैं। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो पहला कदम जो आरबीआई ने कुछ दिन पहले उठाया था कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में 0.4% की वृद्धि कर दिया था, और अभी हमारा रेपो रेट है 4.40%। और उम्मीद ये कर रही है आरबीआई कि अगले महीने में जो जून वगैरह में मीटिंग होगी, उस मीटिंग में भी आरबीआई रेपो रेट महंगा कर देगी। रेपो रेट महंगा होने का सिंपल मतलब यह है कि बैंक जो है कम से कम पैसा लोन लेगा आरबीआई से, और बैंक कम से कम पैसा लोन लेगा आरबीआई से। इसका मतलब होता है कि बैंक अपनी रेट बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इसका सिंपल मतलब है कि लोग कम से कम पैसा बैंक से लोन लेंगे। लोग कम से कम बैंक से पैसा लोन लेंगे, इसका मतलब लोगों के पास लिक्विडिटी कम होगी। लोगों के पास लिक्विडिटी कम होगी, इसका मतलब होगा कि महंगाई कंट्रोल में होगा। दूसरा यह है कि गेहूं और चीनी के निर्यात पर सरकार ने रोक लगाया। गेहूं के निर्यात पे भी और चीनी के निर्यात पे भी कल मैंने देखा है कि चीनी के निर्यात पे सरकार ने रोक लगाया, राइट। इसके अलावा खाद्य तेल के आयात शुल्क को सरकार ने घटाया है। देखिए खाद्य तेल जो हम लोग मंगाते थे उसमें सरकार एक उपकर लगाती थी, जिसे हम कृषि अवसंरचना विकास उपकर कहते हैं। ये उपकर पहले 7.5% था, और इसको घटा करके 5.5% कर दिया गया है। अभी विचार चल रहा है कि इसे समाप्त ही कर दिया जाए, 5.5% से इसे समाप्त कर दिया जाए, इसकी विचार कर रही है सरकार, राइट। तो जिस तरह से खाद्यान्न तेल की कीमत बढ़ी है, अभी जाइए आप सरसों का तेल खरीदने के लिए, तो उसकी कीमत जिस तरह से बढ़ी है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार इस पे उपकर जो है 7.5% से घटा करके 5.5% ऑलरेडी कर दी है, और 5.5% से घटा करके हम 0% कर देंगे, इसकी चर्चा हो रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी जो है 8 रुपये घटाया गया है, और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये घटाया गया है। इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी है, जिसे उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाओं को सिलेंडर मिलता है, उस सिलेंडर में आपको 200 रुपये प्रति सिलेंडर मूल्य घटाया गया। यानी आपको जो सिलेंडर पहले मिलता था उसमें 200 रुपये कम जो है आपको मिलेगा, राइट। तो ये सारा का सारा काम किया गया है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। बाकी और क्या करना चाहिए, आई थिंक इस पर आप भी सोचें कि बाकी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकती हैं। जैसे हम रूस से अभी भी अमेरिका के दबाव के बावजूद तेल परचेज करते हैं, तो यहाँ पे एक चर्चा किया गया है राइटर के द्वारा कि हम चूँकि रूस से तेल जो परचेज करते हैं, रूस से हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम फिर से ईरान से तेल परचेज करना शुरू कर दें। आपको याद होगा कि ईरान से तेल भारत ने परचेज करना बंद क्यों किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे दबाव दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत ईरान से तेल परचेज करेगा तो हम उस पर प्रतिबंध लगा देंगे। भारत का स्पष्ट तौर पे मानना है कि भारत यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध के अलावा और कोई प्रतिबंध नहीं मानता। तो सवाल उत्पन्न ये होता है कि आखिर हम ईरान से तेल क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं। अगर ईरान से हम तेल परचेज करेंगे, हम लोग के बगल में है, इमीडिएटली तेल आ भी जाएगा, काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा, और ईरान 25% तेल सस्ता देने की बात कर रहा है कि ईरान जो अभी मार्केट का प्राइस है उससे 25% ईरान तेल सस्ता देगा। हालांकि 20% के आसपास रूस भी तेल सस्ता दे रहा, लेकिन रूस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हो जाता।
देखिए यहाँ पे भी वही चर्चा है, तो उसी वही पॉइंट जो हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया, यहाँ पे भी वही पॉइंट है। यहाँ पे कुछ नया पॉइंट है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आए थे इंडिया, तो उन्होंने कहा था कि एफटीएफ करना है, एफटीए हमको करना है इंडिया के साथ। और अपने जितने भी उन्होंने वार्ताकार था सबको अल्टीमेटम दिया था कि दीपावली से पहले एफटीए हो जाना चाहिए भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो निश्चित तौर पे भारत और ब्रिटेन के बीच में दीपावली तक एफटीए हो जाएगा। अभी तक 2 देशों के साथ हमने एफटीए किया है, एक तो हमने यूएई के साथ किया है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एफटीए किया। इसको भी पढ़ सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए सरकार जल्द से नए नियम सरकार लेके आने वाली है। सेमीकंडक्टर चिप ने अटकाए लाखों डेबिट कार्ड, खाता धारक परेशान। देखिए डेबिट कार्ड अभी मिल नहीं रहा है और काफ़ी दिक्कत से मिल रहा है। उसका रीज़न है कि डेबिट कार्ड के पीछे देखोगे एक स्टिकर होता है और उसमें सेमीकंडक्टर लगा होता है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत सेमीकंडक्टर के लिए आई थिंक 20 अरब से अधिक डॉलर का निवेश सरकार कर रही है सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान की कई सारी कंपनियों को हमने कहा है कि हमारे यहाँ आकर के सेमीकंडक्टर का उत्पादन आप कीजिए। तो सेमीकंडक्टर काफ़ी ज़रूरत है। डेबिट कार्ड से लेकर के कोई भी गाड़ी बनाते हैं उस गाड़ी में ज़रूरत है, कोई भी कंप्यूटर बनाते हैं उसमें ज़रूरत है, मोबाइल में ज़रूरत है, हर चीज़ में सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। और विश्व में बहुत कम ऐसा देश है जो सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ताइवान। तो इसलिए ताइवान के साथ लगातार हम बातचीत करते हैं कि हमारे यहाँ आकर के आप भी सेमीकंडक्टर बनाइए। देखिए एक इम्पॉर्टेंट समिट हुआ है एनएसए लेवल, एक इम्पॉर्टेंट जो टॉक हुआ है, इससे पहले हुआ था दिल्ली अफगानिस्तान डायलॉग हुआ था, आई थिंक नवंबर 2021 में हुआ था। और ये चौथा अफगानिस्तान को लेकर के टॉक है जो एनएसए लेवल का टॉक है, जो तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में हुआ है। भारत ने अफगानिस्तान को लेकर के अपना एक सिंपल पॉइंट जो पहले रखा हुआ था वही पॉइंट है कि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग किसी अन्य देश में आतंकवादी घटना को फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये भारत का स्पष्ट रूप से मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ भारत ने कहा है कि 50,000 टन गेहूं का हमने कमिटमेंट किया है अफगानिस्तान को, जिसमें 17,000 टन हमने ऑलरेडी भेज दिया अफगानिस्तान को। इसके अलावा जो है कोरोना की वैक्सीन 5 लाख डोज हमने भेजा है, 13 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाई हमने भेजा है, गर्म कपड़े भेजा है, पोलियो की वैक्सीन भेजा है, अन्य चीज़ हम अफगानिस्तान को भेज रहे हैं। राइट, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी कायम हो ये आवश्यक है, भारत भी ये चाहता है। स्टेबिलिटी कायम होगा तभी कहीं न कहीं आतंकवादी जैसी घटना जो है अफगानिस्तान के द्वारा नहीं संपादित किया जाएगा। देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रूस यूक्रेन वार को अगर क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो एक बात तो आपको देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं अमेरिका नहीं चाहता कि ये वार समाप्त हो। अमेरिका नहीं चाहता है ये वार समाप्त हो, क्योंकि कल या परसों आई थिंक रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि हम पे कुछ सैंक्शन आप रिमूव कीजिए, हम विश्व में जो खाद्यान्न की समस्या है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। विश्व में चूँकि विश्व का गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक रूस और यूक्रेन है, तो उन्होंने कहा था कि हमने जो कुछ पोर्ट जो बंदरगाह यूक्रेन का जो हमने अपने कब्जा में लिया है वहाँ से हम अपने सैनिक को हटा लेंगे ताकि यूक्रेन विश्व को गेहूं का सप्लाई कर सकें, या आप हमें परमिशन दीजिए हम विश्व को गेहूं का सप्लाई करेंगे लेकिन कुछ सेक्शन हटा लीजिए। तो अमेरिका ने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए हो क्या रहा है कि लंबी दूरी का हथियार देने की सोच रहा है अमेरिका। अगर लंबी दूरी का हथियार दिया तो मान के चलिए कि तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी का हथियार अगर यूक्रेन को दिया, यूक्रेन अगर रूस के जो है मेन लाइन में अगर जाकर हमला करना शुरू कर देगा तो जिस देश ने हथियार दिया एटलीस्ट उस देश से रूस भिड़ जाएगा, और उस देश से अगर रूस भिड़ जाएगा तो फिर युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध फैलेगा। राइट, तो इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी कर रही है कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो स्थिति बिगड़ जाएगा, रूस कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।